ग्रेट। सो हम स्टार्ट करेंगे 2011 अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शन हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करने हैं। अप्रैल 2011। सो इन द बुक्स ऑफ डैश 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 जो कोई भी है, कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011। ठीक है, अप्रैल 2011। Can I start? First, there is a cash balance of 56,000 and overdraft of 11,000. April 1st, April 1st अप्रैल को कैश बैलेंस है, वो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस रहेगा। टू बैलेंस बॉटम, वो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस रहेगा। कितने का है? 56,000। कितने का है? 56,000। एंड ओवरड्राफ्ट कितने का है? 11,000। पासबुक में ओवरड्राफ्ट, कैश बुक शोज ओवरड्राफ्ट, बैंक कॉलम ओवरड्राफ्ट है। बाय बैलेंस बॉटम, पेमेंट वाज मोर, बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट है मतलब पेमेंट इज मोर। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसके आगे परचेस गुड्स। थर्ड को क्या हुआ ध्यान देना, परचेस गुड्स फॉर 13,000 फॉर कैश एट 2% कैश डिस्काउंट अमाउंट पेड बाय चेक। हमने 13,000 के गुड्स परचेस किए, 2% कैश डिस्काउंट है एंड अमाउंट पेड बाय चेक। सो पेमेंट साइड पे थर्ड को आएगा बाय परचेसेस, बाय परचेसेस। कितने का पेमेंट हुआ? 13,000 माइनस 2%। हमने 13,000 के गुड्स परचेस किए, 2% कैश डिस्काउंट है, 260 रुपीज का कैश डिस्काउंट है। तो अगर कोई पूछता तो एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, परचेसेस अकाउंट डेबिट 13,000 टू बैंक। हमने चेक इश्यू किया है 13,000 माइनस 260, रिमेनिंग इज डिस्काउंट रिसीव्ड। 260 रुपीज का डिस्काउंट है, आपने चेक इश्यू किया है 12,740। दिस इज कैश डिस्काउंट, इसलिए रिकॉर्ड होगा। सो परचेस 13,000 के 260 रुपीज कैश डिस्काउंट लेके 260 रुपीज का कैश डिस्काउंट मिला और हमने चेक इश्यू किया। राइट, कितने का चेक इश्यू किया? 12,740। हमने चेक इश्यू किया 12,740 का हमने चेक इश्यू किया। आगे नेक्स्ट। ठीक है, आगे ध्यान देना। रिसीव्ड बेयरर चेक फॉर 13,250 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 13,500 फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स। गोविंद ट्रेडर्स से बेयरर चेक आ गया, बेयरर चेक रिसीव्ड इज अ कैश रिसीव्ड। कौन से तारीख पे आ गया? राइट, वो आ गया 6 को। तो 6 तारीख को टू गोविंद ट्रेडर्स। गोविंद या गोविंद ट्रेडर्स। हमें उसने 13,500 के बदले में 13,250 फुल सेटलमेंट में पेड किए। मतलब हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया 250 का। वी रिसीव्ड 13,250, बेयरर चेक रिसीव्ड इज कैश रिसीव्ड, एंड हमने उसको 250 का डिस्काउंट अलाउ किया। कैश डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट है। 250 से कैश डिस्काउंट। नरेशन आपको हर जगह पे लिखना है। सो ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। एग्जाम में आप डिस्काउंट कॉलम इग्नोर करोगे, बट कैश कॉलम में 13,250 आएगा और यहाँ पे बैंक कॉलम में 12,740 आएगा। वो सेम रहेगा, खाली डिस्काउंट कॉलम इग्नोर करोगे। सो जब हमें चेक मिला, हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया, तो एंट्री आई कैश अकाउंट डेबिट 13,250, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 250, टू गोविंद क्रेडिट 13,500। इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 13,250
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू गोविंद ट्रेडर्स 13,500. दिस इज द एंट्री. आगे नेक्स्ट. ठीक है आगे. ठीक है आगे. यहां तक हो गया. आगे चलते हैं. 6 डन. परचेस 100 शेयर्स ऑफ अमर लिमिटेड ऑफ ₹100 ईच एट 110 ईच एंड पेड बाय चेक. हमने चेक्स परचेस किए. कितने सॉरी हमने शेयर्स परचेस किए और चेक से पेमेंट किया. सो बाय कौन से तारीख पे हुआ है? 9th को. बाय शेयर्स ऑफ अमर लिमिटेड. शेयर्स ऑफ अमर लिमिटेड बीइंग इन्वेस्टमेंट इन अमर लिमिटेड. अमर लिमिटेड कंपनी है. अमर लिमिटेड कंपनी हमने उनके शेयर्स परचेस किए. कितने शेयर्स परचेस किए हमने? हमने 100 शेयर्स परचेस किए. हमने 100 शेयर्स परचेस किए 100 रुपीज के एट 110 ईच. मतलब हमने 100 शेयर्स के पीछे 110 रुपीज पेड किए. मतलब हमने 11,000 पेड किए. 100 शेयर्स के पीछे हमने 110 पेड किए. हमने 11,000 में शेयर्स परचेस किए. हमने चेक इश्यू किया इसलिए पेमेंट साइड बैंक कॉलम में 11,000 आएगा. इसलिए पेमेंट साइड बैंक कॉलम में 11,000 आएगा. आगे नेक्स्ट. ठीक है. सोल्ड गुड्स ऑफ 7,000 एट 5% सीडी. 7,000 के गुड्स 5% सीडी पे हमने सेल किए टू प्रमोद एंड ही पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली. तो ध्यान देना हमने 7,000 के गुड्स सेल किए. ध्यान देना दिस इज ग्रॉस अमाउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी. ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं कुछ. सो सेल हो गया. नेट अमाउंट आपका सेल क्रेडिट होगा 7,000 पे. इसमें से हाफ अमाउंट इमीडिएटली आएगी ऑन कैश एंड हाफ अमाउंट क्रेडिट सेल है ऑन क्रेडिट. सो 7,000 का हाफ 3,500 हमें कैश आएगी एंड 3,500 क्रेडिट सेल है. ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. 3,500 सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. ध्यान देना 3,500 सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. सो जो 3,500 कैश बेसिस पे हम उस पे उसको सीडी देने वाले, कैश डिस्काउंट देने वाले एट द रेट ऑफ. कितने का कैश डिस्काउंट डिसाइड हुआ है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹7,000 एट 5% सीडी टू प्रमोट एंड ही पेड हाफ अमाउंट इमीडिएटली. तो हम उसको 5% का सीडी देने वाले. 3,500 का 10% आता है 350. उसका हाफ चाहिए 5%. 300 का हाफ 150, 50 का हाफ 25, 175. सो वो हमें पे करेगा 3,325. वो हमें पे करेगा 3,325. सो हमें उससे दिस विल बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक. कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स कैश बुक में, क्रेडिट सेल सेल्स बुक में. तो हमारे वही उसने चेक दिया, कैश दी, क्या लिखा है? क्या कुछ नहीं. तो उसने कैश दी होगी. तो रिसीट साइड पे कौन से तारीख है? 11th. टू सेल्स. हमें कैश कितनी आई? 3,325 और डिस्काउंट अलाउड कॉलम में कितना आएगा? 175. सो कैश आ गई 3,325 एंड डिस्काउंट अलाउड कॉलम में आएगा 175. अगर कोई आपको बोलता है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो मैं बोलूंगा कैश कम्स इन अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, कैश रिसीव्ड डेबिट. कितनी कैश आ गई? 3,325. इसलिए कैश कॉलम में 3,325 आएगा डेबिट पे. डिस्काउंट अलाउड डेबिट 175. इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कॉलम जो रहेगा ना, डिस्काउंट उसमें आएगा 175. किसको सेल किया था हमने? उसका नाम क्या था उस बंदे का?
प्रमोद, प्रमोद डेटर बन गया, प्रमोद अकाउंट डेबिट 3500 to sales. The sales is 7000. अगर आपको कोई जर्नल एंट्री बोलता है, ठीक है, अगर आपको जर्नल एंट्री बोलता है तो जर्नल एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट 3325, कैश आ गई 3325 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 175, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 175, प्रमोद अकाउंट डेबिट 3500 टू सेल 7000. कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होगा देखो, कैश के कॉलम में आ गया जितनी कैश आ गई 3325, जितने का डिस्काउंट अलाउड किया, कैश डिस्काउंट अलाउड किया, वो कैश डिस्काउंट कॉलम में आ गया, और जो क्रेडिट पोर्शन है प्रमोद वाला वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. 3500 का जो सेल क्रेडिट सेल है वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा. किसी को डाउट है यहां तक? अभी तक किसी को डाउट है क्या? पूछो. एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? एनीवन हैज डाउट टिल नाउ? अरे यस और नो? ओके, गुड गुड गुड. नेक्स्ट, आगे ध्यान देना. डिपॉजिट इनटू बैंक 11,000, बैंक में 11,000 डाल दिए, बैंक में 11,000 डाल दिए. आई डिडंट अंडरस्टैंड नाइन्थ स्टेटमेंट. अच्छा, ये नाइन्थ वाला नहीं समझा क्या? उन्होंने लिखा है हमने 100 शेयर्स परचेस किए ऑफ 100 ईच एट 110. शेयर की प्राइस 100 है बट हमें कितने में मिले? 110 में मिले. शेयर की फेस वैल्यू, उसकी प्राइस 100 है. ये मोबाइल 100 रुपीज का है बट मुझे 110 में मिला. ये मोबाइल सपोज 100 रुपीज का है बट मुझे कितने में मिला? 110 में. तो मैंने कितना पेड किया? 110. सिमिलरली जब मैंने 100 शेयर्स परचेस किए, एक शेयर की प्राइस थी 100, मैंने परचेस किया एट 110, तो मुझे 100 शेयर्स के पीछे 110 देने पड़े. तो मेरे लिए शेयर्स कितने के हो गए? 11,000. इसलिए मैंने पेमेंट साइड पे 11,000 दिखाया. 100 का शेयर मार्केट में 100 में मिलेगा इसकी गारंटी नहीं. कभी 110 से ज्यादा मिल सकता है, कभी 100 से ज्यादा मिल सकता है, 100 से कम मिल सकता है. हमने जितना पेड किया उतने का हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? मैंने बोला ये मोबाइल 40,000 का है, उसकी मार्केट प्राइस 40 है बट मुझे 42,000 मिले, तो मेरे लिए मोबाइल कितने का हो गया? 42 का हो गया. 40,000 का मोबाइल एट 42,000, तो मेरी एंट्री रहेगी मोबाइल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 42. अगर 40,000 का मोबाइल मुझे 36,000 में मिलता है तो एंट्री आएगी मोबाइल अकाउंट डेबिट 36 टू कैश 36. आगे जनरली शेयर्स की जो वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू, राइट, वो आगे पीछे मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड वो. अब आई कैन शो यू, लेट मी शो यू. सपोज हम इस पे जाते हैं, मनी कंट्रोल पे. हम यहां पे एयरटेल का स्टॉक डालते हैं, भारती एयरटेल. ठीक है, ध्यान देना. ध्यान देना. अभी भारतीय एयरटेल का शेयर 570 रुपीज में चल रहा है. 570.80. आज जब 330 को मार्केट बंद हुआ ना, तो भारती का शेयर 570.80 पे ट्रेड हुआ. लास्ट क्लोज हुआ 570.80 पे. ठीक है, ध्यान देना. अगर आप देखते हो उसकी फेस वैल्यू कितनी है, मतलब उसकी एक्चुअली फेस वैल्यू कितनी है, लेट मी शो यू. लेट मी शो यू, यहां पे रहता है नीचे. प्राइस वॉल्यूम नहीं,
बहुत सारी चीजें दिखाना मुश्किल नहीं होता है, बट फेस वैल्यू जनरली सामने नहीं दिखती, वो ढूंढनी पड़ती है हमें। मतलब जो 100 ऑफ 110 है, तो 110 मतलब ये 570। अभी मार्केट में 570 पे शेयर चल रहा है। ट्वेंटी का रिपोर्ट नहीं बोल रहा है, 19 का तो रहेगा। नाइनटीन का भी नहीं है, वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया क्या? मनी कंट्रोल पे कैसे नहीं है? 18 इज नॉट अवेलेबल, 17 आई कैन शो यू, अगर आपको दिखना ही है ना। उसकी फेस वैल्यू दिखना है ना, क्या होता है, फेस वैल्यू बैलेंस शीट में दिखती है, बट अब बैलेंस शीट किधर से दिखाऊं मैं आप लोगों को? डाउनलोड करना भी मुश्किल है। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेस वैल्यू ऑफ एयरटेल शेयर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब आपको समझेगा उसकी फेस वैल्यू कितनी है और आप कितने में ले रहे हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फेस वैल्यू ऐसे उसकी जरूरत नहीं होती फेस वैल्यू की कभी भी। अकाउंटिंग में जरूरत होती है, लेकिन वो ऐसे ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल है दिखाना आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा है फेस वैल्यू इज ₹5। आप ये वाला देखो, आपको यहाँ पे दिखेगा फेस वैल्यू इज ₹5। एक शेयर की प्राइस फेस वैल्यू 5 है, बट मार्केट में वो चल रहा है ऑलमोस्ट, वो चल रहा है कितने पे? अभी मार्केट में सेल हो रहा है 570 पे, 570 पे चल रहा है वो मार्केट में। फेस वैल्यू 5 है, बट मुझे ₹5 में शेयर नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 570 में। अगर मैं एक शेयर परचेज करता हूं तो 570 इज माई कॉस्ट एंड नॉट ₹5। फेस वैल्यू का पर्पज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसलिए ये जो वेबसाइट्स है इन पे फेस वैल्यू दिखाते नहीं, क्योंकि उसका इन्वेस्टर के लिए कोई लेन देन नहीं होता है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज उसकी कितनी प्राइस है, मुझे 570 में मिलेगा, 570 में मिलेगा, मुझे 570 देने। फेस वैल्यू क्या है, मुझे क्या लेन देन है, ठीक है। देन आगे देखो, देखो यहां पे लिखेगा, यहां पे लिखा है फेस वैल्यू इज 5, दिखा? मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे फेस वैल्यू ₹5। एक शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है, और आज उसकी प्राइस कितने पे है, 570 पे। तो ₹5 में शेयर मिलेगा ही नहीं। ₹5 का शेयर मुझे कितने में मिल रहा है, 570.80। अगर मैं एक शेयर परचेस करता हूं तो मुझे 570.80 मिलेंगे। वैसे ही है यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे जो लिखा है उसकी फेस वैल्यू 100 है, 100 का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू ₹100 है, और मुझे मिल रहा है, फेस वैल्यू 100 है, मुझे मिल रहा है 110। मैं 110 में पे करूंगा, तो इसलिए मैं 110 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स, मुझे 11,000 पे करने पड़े। आगे इसकी अकाउंटिंग, शेयर की अकाउंटिंग यू विल लर्न इन 12th सीए फाउंडेशन में, आप सीखोगे इन डिटेल। आगे हमने 14,000 बैंक में डिपॉजिट किया है, कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। कौन सा तारीख पे हमने डिपॉजिट किया है, 14 को 11,000 डिपॉजिट किया, 11,000 डिपॉजिट किए।
सो रिसीट साइड बैंक कॉलम में आएगा 11,000, पेमेंट साइड कैश कॉलम में आएगा 11,000। कैश को क्रेडिट करना है, कैश को क्रेडिट कर रहे हो बाय बैंक बोल के, डेट इज 14th, बीइंग कॉन्ट्रा एंट्री सी लिखो। बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट का रेफरेंस आएगा टू कैश, कॉन्ट्रा इसलिए लिखो बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ठीक है, आगे नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, रिसीव्ड ए क्रॉस चेक फ्रॉम गजानन ट्रेडर्स, क्रॉस चेक रिसीव्ड बैंक कॉलम। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू गजानन ट्रेडर्स 17 तारीख को 18,000, 17 तारीख को 18,000 टू गजानन ट्रेडर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू गजानन ट्रेडर्स। ये ऐसे बियरर चेक वगैरह ना कैश बुक में आते हैं, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज में नहीं पूछते। गजानन ट्रेडर्स 18,000 का चेक आ गया। क्रॉस चेक है तो बैंक कॉलम में लिखो, बेरर चेक है तो कैश कॉलम में लिखो, हमेशा याद रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट, बीइंग क्रॉस चेक रिसीव्ड। आगे बैंक पेड आर टेलीफोन बिल 333230, बैंक ने टेलीफोन बिल पेड किया तो पेमेंट है बैंक कॉलम में आएगा 20th को पेमेंट हुआ। बैंक को हमने बोल के रखा होगा कि आप हमारा टेलीफोन बिल पे करो, हमारे अकाउंट से वो माइनस कर देंगे बाय टेलीफोन चार्जेस, बीइंग टेलीफोन बिल पेड। पेमेंट साइड बैंक कॉलम कितना 3230, उतने हमारे बैंक से पैसे कट हो जाएंगे, 3230 हमारे अकाउंट से कट हो जाएंगे, पेमेंट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, आगे बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक चार्ज 540 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, हम बैंक के 11,000 यूज कर रहे थे, हमारे ओवरड्राफ्ट था, लोन काइंड ऑफ था, बैंक से हमने पैसे लिए थे 11,000 एक्स्ट्रा लिए थे 11,000, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट लगाया, कितने का इंटरेस्ट लगाया 540। तो बैंक जब हमसे हमें इंटरेस्ट लगाएगी तो हमारा बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, पेमेंट हो गया हमारे अकाउंट से 540 का इंटरेस्ट पेड हो गया 21st को बाय इंटरेस्ट। कितने का इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 540 रुपीज का इंटरेस्ट लगाया। सो जब बैंक हमारे लिए पैसे कलेक्ट करेगी तो हम रिसीट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब बैंक हमारे अकाउंट से निकाल लेगी, बैंक ने रेंट पेड किया, बैंक ने टेलीफोन बिल पेड किया, बैंक ने इंटरेस्ट लगाया हमें, तो हमारे अकाउंट से निकालती है बैंक, पेमेंट होता है हमारा, हम क्रेडिट करेंगे कैश बुक में, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, हमें दिया, तो रिसीट साइड पे आएगा बैंक कॉलम में। बट जब बैंक इंटरेस्ट लगाएगी, चार्ज करेगी, हम बैंक को पेमेंट करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट से माइनस होगा, पेमेंट हो जाएगा, इसलिए पेमेंट साइड बैंक कॉलम। आगे नेक्स्ट, पेड बाय चेक टू उर्मिला, 8,000 का चेक दिया उर्मिला को 22 को, तो करो पेमेंट साइड पे बाय उर्मिला। बीइंग चेक इशूड टू उर्मिला, पेमेंट किया हमने इसलिए पेमेंट साइड पे आ गया। डिपॉजिट टू बैंक चेक रिसीव फ्रॉम गोविंद ट्रेडर्स, कहां पे तो गोविंद ट्रेडर का चेक आया था, कहां पे आया था गोविंद ट्रेडर का, ये देखो 6 तारीख को, और वो 25 को चेक डिपॉजिट हुआ। हमें बेरर चेक आया था गोविंद का, ये वाला, ये चेक आया था 13,250 का, बेरर चेक आया था। जब बेरर चेक आया तब मैंने बोला कैश आ गई, और आज मैं वो चेक क्या कर रहा हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं। ऑलमोस्ट 10-15 दिनों के बाद मैं वो चेक डिपॉजिट कर रहा हूं, 25 तारीख को मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं, मैं तब बोलूंगा कैश डिपॉजिट टू बैंक 13,250 में बैंक में डिपॉजिट करूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री आएगी 25 तारीख को, बैंक रिसीट साइड पे आएगा, रिसीट साइड पे आएगा 13,250, बैंक रिसीट साइड पे आएगा, रिसीट साइड बैंक कॉलम 13,250, और कैश से चला जाएगा 13,250। कॉन्ट्रा है इसलिए कॉन्ट्रा लिखो, रिसीट साइड
बैंक कॉलम, बैंक को डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट का रेफरेंस आएगा टू कैश 25th। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद ट्रेडर नाउ डिपॉजिटेड, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डेबिट का रेफरेंस आएगा बाय बैंक, क्रेडिट साइड पे डेबिट का रेफरेंस आएगा बाय बैंक। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद नाउ डिपॉजिटेड। क्लियर है? आगे किसी को डाउट यहां तक? आगे ये भी हो गया। रिसीव्ड बेयरर चेक ऑफ 3460 फॉर रेंट विच वॉज डिपॉजिट टू बैंक, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया। जिस दिन चेक आया बेयरर चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया। सो बेयरर चेक अगर उसी दिन डिपॉजिट होता है तो हमें बैंक कॉलम यूज करना है, ना कि कैश कॉलम। सो 27 को बैंक कॉलम में आएगा टू रेंट रिसीव्ड 27, रिसीव साइड पे टू रेंट रिसीव्ड, रिसीट साइड पे टू रेंट रिसीव्ड, कितना 3460। being bearer check received and deposited on same day, being bearer check received and deposited on same day, सेम डे पे डिपॉजिट होता है इसलिए एंट्री आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। सेम डे पे डिपॉजिट हो रहा है इसलिए एंट्री आ रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे बैंक इन्फॉर्म दैट चेक रिसीव्ड फॉर रेंट वाज डिसऑनर्ड। 29 को पता चला, 2 दिनों के बाद पता चला कि चेक जो डिपॉजिट किया था रेंट के लिए वो डिसऑनर हो गया। तो हमने रिकॉर्ड कहां पे किया है? रिसीट साइड बैंक कॉलम में, रिसीट साइड बैंक कॉलम में डिसऑनर हो गया तो पेमेंट साइड बैंक कॉलम 29 बाय रेंट रिसीव्ड, कैंसिल कर दो, कितना 3460, बीइंग चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर, कैंसिल हो गया। व्हेन यू रिसीव्ड द चेक आपने रिसीट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया, जब बाउंस हो गया तो उल्टा करो पेमेंट साइड बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करो, अपने आप आपका आंसर टैली हो जाएगा, डरने की बात नहीं। ठीक है, आगे द लास्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर चौहान 4250, एक्चुअली चौहान के बुक्स में था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है पूरा में। ठीक है, 4250 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 7500 बाय चेक। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया राइट बाय कैश। इंश्योरेंस प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो ड्रॉइंग्स है 30th को, पेमेंट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स। कैश से पेमेंट हुआ है कितने का? 4250, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, आगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एंड बाद में क्या पेड हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल 7500 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अगर हाउस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलते ना, घर के, अगर घर के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। हाउस रेंट बोलते हैं ड्राइंग्स। घर का कुछ भी रहेगा ना ड्राइंग्स, घर का कुछ भी रहेगा तो ड्राइंग्स। ठीक है, आगे देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बीइंग डैश डैश डैश, कितना है बोलो? 7400। ठीक है, आगे हो गया यहां तक? सर सब पेमेंट कर दिया?
अरे बैंक कॉलम में आएगा, मैंने डिस्काउंट कॉलम में गलती से लिखा है, ये बैंक कॉलम में आएगा, मैंने गलत कॉलम में लिखा था, ठीक है। तो हम उसको बैलेंस करेंगे, चलो करो। हमेशा पहले कैश कॉलम बैलेंस करने का। हमारे पास 56,000 थे, 250, 325, 350 प्लस 575, 575। अच्छा, उसके बाद 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 1 कैरिड, 1 कैरिड, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7। सो हमारे पास टोटल 72,575 की कैश आई, उसमें से पेमेंट कितने माइनस करो, आपको बैलेंस पता चलेगा। ध्यान देना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज 5, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं। उसके बाद 0 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17, 7 बचेगा और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, ये 1 हो जाएगा। 3 5, 5 में 0 ऐड करूंगा तो 5 बचेगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं। 11 प्लस 13 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30, 30 से 72 42 रहेगा, 42 प्लस म्हणजे 44 आएगा ये। 44,075। चेक करो बराबर है क्या मेरा, किसी ने निकाला होगा तो चेक करो। 44,075 एक बार चेक करो। $44,075 आना चाहिए, मेरे हिसाब से उतना आ रहा है, मेरा गलत भी हो सकता है, इससे कुछ नहीं कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, इससे कुछ नहीं, ठीक है। आप आपका कैलकुलेशन करो, 56,000 प्लस 13,250 प्लस 3,325, 72,575 माइनस 11,000 बैंक में डाले, 13,250 भी बैंक में डाले, 4250 पर्सनल है, तो 44,075 परफेक्ट है, परफेक्ट है। 44,075 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैंक कॉलम के लिए थोड़ा ध्यान रखना, विच साइड इज हेवियर, एक टेंटेटिवली देखो, टेंटेटिवली ध्यान देना। 11 प्लस 18 ऑलमोस्ट 30,000 हो जाएगा, दोनों मिला के ऑलमोस्ट 30 हो जाएगा। 30 प्लस 13 ऑलमोस्ट वो 44,000 तक जाएगा, 44,000 प्लस 4,000 पकड़ के चलो, ऑलमोस्ट 48,000 डेबिट की टोटल है। क्रेडिट की टोटल देखो, 11 प्लस 12 यहाँ पे ऑलमोस्ट 23 तक गया, 23 प्लस 11 34 तक गया, 34 प्लस 11, 34 प्लस ये दोनों मिला के 11 पकड़ के चलो, 11 12, 34 प्लस 11 वो ऑलमोस्ट 44 45 तक जाएगा, 48। मुझे लगता है क्रेडिट इज मोर राइट इन दिस केस। एक टेंटेटिवली देखो, मैंने बोला कि एग्जैक्ट ढूंढो, एक टेंटेटिवली देखो कि व्हाट विच साइड इज हेवियर, डेबिट इज हेवियर और क्रेडिट इज हेवियर, अकॉर्डिंगली वी विल टेक द डिसीजन। आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट इज मोर, तो क्रेडिट की टोटल में पहले लूंगा। सो एक एक देखता हूं मैं, सेफर साइड 0 0 0 0 0 0 0 0 6, हर जगह पे 0 है। उसके बाद सेकंड डिजिट 4 7 11, 11 प्लस 6 17, 1 कैरिड, 8 8 10 15 19 23, 2 carried, 13 25 36 39
40, 39, 40, 39 plus 8, 47, 50, आई थिंक 57। चेक करो, मेरा गलत हो सकता है क्योंकि मुझे बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। आगे, अरे बराबर है, 57,370, परफेक्ट, 57,370। कितनी कैश बाकी है? 000, 000, 250, 460। अच्छा, तो मुझे ठीक से देखना होगा, एक एक देखना होगा। देखता हूं, ध्यान देना। लास्ट की डिजिट देखते चलो, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मुझे चाहिए 0 ही, तो 0। सेकंड डिजिट देखो, 0 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 लूंगा तो 17 आ जाएगा। 11 प्लस 6 17, 1 कैरिड, 1 कैरिड। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 1 कैरिड, 1 कैरिड। 11 प्लस 1 12, ये 30 हो जाएगा, ये 43 हो गया, ये 46 हो गया। 46 में कितने ऐड करूं? 10। 46 में 11 ऐड करता तो 57 आ जाएगा। 11,660 आएगा, 11,660 आएगा, 11,660 आएगा। इलेवन थाउजेंड सिक्स सिक्सटी परफेक्ट है। टेक्स्ट बुक वो रिलायबल में भी वही आंसर है, टू बैलेंस करेक्ट। सो अभी भी ओवर ड्राफ्ट है, अभी भी पेमेंट इज मोर, अभी भी पेमेंट इज मोर। उनको बराबर कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस है, उसको डेबिट पे लेके आओ। कैश बैलेंस डेबिट बैलेंस है, दिस इज डेबिट इज मोर। 30 अप्रैल पे हमारे पास 44,075 की कैश है और हमें बैंक को देने हैं 11,660। हमने उनसे ज्यादा निकाल के रखे, हमारा पेमेंट्स एग्जिट्स रिसिट्स। ठीक है, आगे लिखो जिनको जल्दी लिखना है, मेक इट फास्ट। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया एक प्रैक्टिस के लिए। एनीवन हैज डाउट? एनीवन हैज डाउट? अब ध्यान देना, मैं यहां पे 2-3 एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, सिंपल सिंपल एग्जांपल, यू हैव टू हेल्प मी आउट। ध्यान देना, जानबूझ के एग्जांपल ले रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट, बेरर चेक रिसीव्ड। ध्यान देना, 10th अप्रैल को बेरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, ₹12,000। ठीक है, आगे डिस्काउंट की टोटल लेनी चाहिए, डिस्काउंट की टोटल लेनी चाहिए। डिस्काउंट अलाउड टोटल है 425, 425 डिस्काउंट अलाउड की टोटल है 425 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की टोटल है 260। उसको बैलेंस नहीं करना है, उसकी खाली टोटल लेनी है। कैश एंड बैंक कॉलम को बैलेंस किया जाता है, डिस्काउंट कॉलम्स को बैलेंस नहीं किया जाता। ठीक है, बेरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 12,000, बेरर चेक
डिपॉजिटेड एंड 15 को गॉट डिसऑनर्ड। बेरर चेक आया, आई विल कम टू दैट। इंडॉस चेक डिसऑनर होता है तो हम कैश बुक में क्यों रिकॉर्ड नहीं करते, उसका मैं वही एग्जांपल लेने वाला हूं, पहले ये समझो, वो लेने वाला हूं, ध्यान देना। बेरर चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम 12,000, बेरर चेक डिपॉजिट हुआ, गॉट डिसऑनर्ड। अगर आप कैश बुक करते हो, ध्यान देना, ज्यादा कुछ नहीं, खाली आपने लिखा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज डेट, receipts, दिस इज कैश कॉलम, बैंक कॉलम। बाकी मुझे जो नहीं मैं नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, उतना मैच्योरिटी आनी चाहिए आप लोगों को, जितनी जरूरत है उतना निकाला है मैंने। दिस इज पेमेंट्स, दिस इज कैश एंड दिस इज बैंक। 10th अप्रैल को चेक आ गया। जब 10th अप्रैल को चेक आएगा तो रिकॉर्ड होगा कौन से कॉलम में, बैंक कॉलम में, टू राम। 12,000 का चेक आ गया। एंट्री आती है, एंट्री आती है, मैं नीचे आपके समझने के लिए एंट्री भी लिख रहा हूं। 10 तारीख को एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू राम अकाउंट क्रेडिट 12,000। सो कैश कॉलम में आएगा और डेबिट है मतलब रिसीट साइड में आएगा। फिर 12 तारीख को वो चेक मैंने डिपॉजिट किया। जिस दिन मैं डिपॉजिट करूंगा उस दिन मैं बोलूंगा कैश डिपॉजिट टू बैंक। क्या बोलूंगा, कैश डिपॉजिट टू बैंक। एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 12,000। बराबर। तो अब मैं दिखाऊंगा कि कैश, यहां पे कैश रिसीव्ड है, अब मैं दिखाऊंगा कैश पेड। तो कैश कॉलम रिसीट साइड पे 12 है, पेमेंट साइड पे 12 है, तो कैश आई भी और गई भी। और किस में जाके बैठेगा वो, बैंक में। सो 15 राइट 12 तारीख को एंट्री आएगी बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू कैश। सो बैंक के डेबिट पे टू कैश है, तो कैश के क्रेडिट पे क्या रहेगा, बाय बैंक। दिस इज कॉन्ट्रा। सो कौन कौन से एंट्रीज कॉन्ट्रा होते, ध्यान देना। 3 एंट्रीज और कॉन्ट्रा, 3 नहीं 4 होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में 3 लिखा है, मैं आपको 4 समझाऊंगा। एक होती है कैश डिपॉजिट टू बैंक इज अ कॉन्ट्रा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज ऑल्सो कॉन्ट्रा, एंड तीसरा बेरर चेक रिसीव्ड अर्लियर नाउ डिपॉजिटेड। जिस दिन बेरर चेक डिपॉजिट करोगे, पहले रिसीव्ड था तब बोला था कैश रिसीव्ड, अब डिपॉजिट करने जाओगे तो हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। एंड एक होता है जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट लॉजिकली हमारे का एक ही बैंक अकाउंट हो सकता है, क्या हमारे बिजनेस के अलग अलग बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो कैश बुक में अलग अलग बैंक कॉलम्स रहेंगे, एक्सिस बैंक के रिसीट साइड पे और पेमेंट साइड पे एक एक कॉलम। आईसीआईसीआई बैंक में हमारा अकाउंट है, रिसीट साइड पे आईसीआईसीआई का बैंक, पेमेंट साइड पे आईसीआईसीआई का बैंक कॉलम। जितने बैंक अकाउंट्स रहेंगे ना उतने बैंक के कॉलम्स रहेंगे रिसीट एंड पेमेंट साइड पे। अगर मेरे 3 बैंक्स में अकाउंट है तो रिसीट साइड पे कैश कॉलम के साथ 3 अलग बैंक के 3 कॉलम्स, पेमेंट साइड पे भी वैसे ही। सो एक बैंक से दूसरे बैंक में जब पैसे ट्रांसफर करते हो ना, वो भी कॉन्ट्रा होता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। There are 4 types of contract: cash deposit into bank. Second, cash withdrawn from bank for office use. Third, bearer check earlier received, now deposited. Now deposited is the contra. And fourth होता है एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफर होता है, वो भी एक्चुअल में कॉन्ट्रा होती है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आगे, ठीक है। अब चेक बाउंस हो गया,
15 को पता चला चेक बाउंस हो गया। देखो कैश रिसीट, कैश पेमेंट, कैश में कुछ भी इफेक्ट नहीं है। कैश रिसीट, कैश पेमेंट कैश में नहीं है। कहां पे जाके ट्रांजैक्शन बैठा है? रिसीट साइड बैंक कॉलम में जाके बैठा है। जब बाउंस होगा तो कैंसिल किया जाएगा 15 तारीख को, बाय राम बोल के आएगा। कौन से कॉलम में आएगा? कैश में आएगा, बैंक में आएगा? बैंक कॉलम में आएगा 12,000। सो फिर क्या दिखेगा? बैंक में पैसे आए, बैंक से पैसे गए, मतलब पैसे ही नहीं आए। चेक आया भले ही बट बाउंस हो गया, तो पैसे एक्चुअल में हमें मिले क्या? नहीं। पहले हमने कैसे लिखा है ध्यान देना। हमने बोला कैश आ गई, हमने बोला कैश आ गई, फिर हमने बोला कैश बैंक में डिपॉजिट हो गई। तो कैश आई, कैश गई, बैंक में। बट चेक बाउंस होने पे एक्चुअली पैसे आते हैं क्या? नहीं। तो मैंने पेमेंट दिखाया तो कैंसिल हो गया। मतलब एक्चुअल में मैं कैंसलेशन जब होता है, डिसऑन होता है, मैं कैंसिल कर देता हूं इफेक्ट। आगे दिस इज वन एग्जांपल। नाउ सेकंड एग्जांपल ध्यान देना। तो इसकी एंट्री लिखो। अभी तक कंबाइन एंट्री हुई है, कैश डेबिट कैश क्रेडिट, कंबाइन एंट्री हुई है बैंक टू राम। एंड जब कैंसिल होगा तो एंट्री आएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000। रिसिट की चेक रिसिट बाउंस होता है तो पेमेंट की एंट्री डालो। सिंपल। राम ने चेक दिया, बाउंस हो गया, तो पेमेंट की, राम को पेमेंट की एंट्री डालो, राम टू बैंक। ठीक है, आगे नेक्स्ट। ऐसे में एक दो सिंपल एग्जांपल लूंगा, अब ध्यान देना। 10 अप्रैल को चेक रिसीव्ड फ्रॉम जय ₹20,000। 12 अप्रैल को चेक एंडोस्ड टू वीरू। चेक रिसीव्ड, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे जो चेक आया वो हमने वीरू को एंडोस किया। 15 को पता चला चेक डिसऑनर। यहाँ पे खाली चेक लिखा गया है, इसमें बेरर चेक नहीं बोला है, तो आप उसको क्रॉस चेक की तरह देखो, नॉर्मल चेक की तरह देखो। ठीक है, बेरर लिखे जाएगा तो कैश रहेगा, अदरवाइज इट इज नॉर्मल बैंक कॉलम। अब देखो इसको कैसे लिखूंगा। मुझे जैसे चेक आ गया 10 अप्रैल को, आई रिसीव चेक, बेरर चेक लिखा तो मैं कैश कॉलम में लिखूंगा, बट उन्होंने लिखा नहीं है तो मैं बैंक कॉलम में लिख दूंगा टू जय। बैंक अकाउंट डेबिट टू जय एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू जय। सो जब मुझे 10 अप्रैल को चेक आया तो एंट्री क्या हो गई ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू जय, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू जय 20। फिर क्या हुआ, 12 को मैंने वो चेक वीरू को दिया, तो 12 तारीख को मैंने चेक वीरू को दिया बाय वीरू, पेमेंट किया वीरू को, 12,000 का चेक दे दिया। चेक एंडोस करने की पेमेंट की एंट्री आती है वीरू अकाउंट डेबिट टू बैंक 2020। जब चेक इंडोस करोगे ना तो कैशबुक में उसका इफेक्ट नहीं रहता, ये 20 है। जब चेक इंडोस करते हो ना कैशबुक में उसका इफेक्ट नहीं रहता। देखो जब चेक इंडोस हो गया कैशबुक में इफेक्ट नहीं रहता है, डेबिट 20 क्रेडिट 20 बैंक कॉलम, कैशबुक में है ही नहीं। जब चेक इंडोस होगा कैशबुक में रहेगा ही नहीं, वो मेरे बैंक में थोड़े आएगा, वीरू के बैंक में आएगा। जय ने चेक दिया, मैंने मेरे बैंक में डाला, मैंने वीरू को एंडोस किया, अब वो किसके बैंक में जाएगा? वीरू के। इसलिए मेरे कैशबुक में उसका इफेक्ट नील हो गया। कैशबुक रिसीट साइड बैंक कॉलम डेबिट, पेमेंट बैंक,
जब बाउंस होगा तो कैश बुक में जो हुआ है उसको कैंसिल करना है, कैश बुक में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कैंसिल हो चुका है ना पहले ही। अभी तक क्या कंबाइन एंट्री हो गई, बैंक में पैसे आए, बैंक से पैसे गए, क्या एंट्री हो चुकी है, वीरू टू जय। कंबाइन एंट्री क्या है, वीरू टू जय, वीरू डेबिट टू जय एंट्री है कंबाइन। एंड जब 15 तारीख को बाउंस होगा तो जो एंट्री हुई उसको कैंसिल करना है, एंट्री आएगी जय अकाउंट डेबिट टू वीरू अकाउंट क्रेडिट 2020। इसमें कोई कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉपर में, इसलिए रिकॉर्ड होगा जनरल प्रॉपर में। लिखो, जिनको लिखना है लिखो। इसलिए मानसी तूने जो क्वेश्चन पूछा था कि सर एंड ऑफ चेक डिसऑनर होता है तो हम क्यों उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, मैडम चेक आने पे मैंने रिकॉर्ड किया, चेक आने पे मैंने रिकॉर्ड किया, एंड ऑफ होने पे भी रिकॉर्ड किया, बट इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है, हमारे कैश बुक में इफेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, कैश बुक में कुछ बचता ही नहीं। जब बाउंस होगा तो जो कैश बुक में उसको कैंसिल करो ना, है नहीं ना कुछ कैंसिल करने के लिए, कैश बुक में बचा ही नहीं कुछ कैंसिल करने के लिए। जो भी है एंट्री आएगी जय अकाउंट डेबिट टू वीरू, तो जनरल प्रॉपर में एंट्री आएगी। मानसी क्लियर है नहीं अभी भी? तो इसलिए हम बोलते हैं कि एंड ऑफ चेक अगर बाउंस होगा, राइट, एंड ऑफ चेक जब बाउंस होगा तो हम उसको राइट कैश बुक में नहीं जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे बिफोर वी एंड, लास्ट एग्जांपल, ध्यान देना, ध्यान देना। लास्ट एग्जांपल फॉर द डे, 10 अप्रैल को चेक आ गया, बेयरर चेक आ गया, बेयरर चेक रिसीव्ड, bearer check of rupees 10,000 received from right, received from किससे, नाम बोलो कोई भी, received from suppose अमर, ठीक है, 12 अप्रैल को द चेक वॉज, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो चेक डिपॉजिट, बेरर चेक डिपॉजिट करो या एंडोस करो। द चेक वॉज एंडोस्ड टू प्रेम, आपने प्रेम को एंडोस किया, 15 तारीख को पता चला चेक बाउंस हो गया। ध्यान देना अब कैसे आएगा, दस तारीख को बेरर चेक आ गया, 10 अप्रैल को किससे आ गया, अमर से, टू अमर, बेरर चेक रिसीव ना, किस कॉलम में रिकॉर्ड हुआ, कैश कॉलम में, मतलब 10 तारीख को एंट्री आ गई, ध्यान देना 10 को एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू अमर, कैश अकाउंट डेबिट टू अमर 10। अगर एक क्रॉस चेक होता है, नॉर्मल चेक होता तो एंट्री क्या आती, बैंक अकाउंट डेबिट टू अमर। अगर ये नॉर्मल चेक होता तो एंट्री आती बैंक अकाउंट डेबिट टू अमर, बट एक बेयरर चेक है इसलिए एंट्री आ गई कैश अकाउंट डेबिट टू अमर। फिर 2 दिनों के बाद हमने एक चेक इशू किया, सॉरी एंडोस किया प्रेम को। अब ये कहां पे छुपा है, हमने क्या दिखाया, जब चेक आया तब हमने क्या दिखाया, कैश आई, जब चेक आया हमने उसको बैंक नहीं बोला, हमने कैश बोला। जब ये चेक एंडोस करोगे तो हम बोलेंगे कैश गिवन, कैश गिवन, बिकॉज जब चेक मिला तब मैंने बोला कैश रिसीव्ड। जब चेक डिपॉजिट करता हूं बैंक में तो मैं बोलता हूं कैश डिपॉजिट टू बैंक। अगर वो चेक डिपॉजिट करने की जगह मैं एंडोस करूंगा तो मैं बोलूंगा कैश गिवन टू प्रेम। थोड़ा ऑकवर्ड है बट अब महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे ही है। 12th को
जब आपने चेक लिया तब कैश रिसीव्ड बोला, जब चेक एंडोर्स करोगे तो बोलो कैश पेड। तो आपने प्रेम को चेक इश्यू किया तो आपके बुक्स में एंट्री आएगी प्रेम अकाउंट डेबिट, या प्रेम को आपने चेक एंडोर्स किया, प्रेम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंडोर्स करोगे तो 12 तारीख को आपने एंडोर्स किया प्रेम को बाय प्रेम, बट किस कॉलम में आएगा? कैश कॉलम में आएगा, क्योंकि वो चेक कहां पे पड़ा है? कैश कॉलम में पड़ा है। तो एंडोर्स करते टाइम कौन सा कॉलम यूज करना है? कैश ही यूज करना है। ठीक है, आगे कैश कम्स इन कैश गोज आउट, कैश बुक में कुछ भी नहीं। अभी तक कंबाइन एंट्री क्या आई है? अभी तक कंबाइन एंट्री आई है प्रेम अकाउंट डेबिट टू अमर। क्या एंट्री आई है? प्रेम अकाउंट डेबिट टू अमर। और फिर क्या हो गया? हमें पता चला चेक बाउंस हो गया। जब चेक बाउंस होगा, प्रेम टू अमर एंट्री हुई है, एंट्री कैंसिल होगी, अमर अकाउंट डेबिट टू प्रेम, तो प्रेम। इसमें कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम नहीं, इसलिए ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। इसलिए एंडोर चेक कोई भी हो, अगर बाउंस होता है तो कैश बुक में आता नहीं। देखो हमने पहले क्या माना, उसके हिसाब से आगे डिसाइड करना है। जब बेरर चेक रिसीव्ड हुआ हमने कैश रिसीव्ड बोला, जब बेरर चेक डिपॉजिट होगा तो हम बोले कैश डिपॉजिट टू बैंक कॉन्ट्रा। बेरर चेक एंडोर्स करोगे तो बोलो कैश पेड टू दैट पर्सन। ठीक है, नॉर्मल चेक बैंक में आ गया तो डायरेक्ट नॉर्मल चेक आ गया तो डायरेक्टली बैंक यूज करते हो, कैश नहीं। तो नॉर्मल चेक डिपॉजिट करने की कोई एंट्री नहीं आती। सर चेक इश्यू करते टाइम ऐसे होता है कि बेरर चेक इशूड, नॉर्मल चेक इशूड। चेक इश्यू करते टाइम हमारे देख वैसे कुछ नहीं रहता, बिकॉज कोई भी चेक इश्यू करो आपके बैंक से पैसे जाने वाले, आपके बैंक से पैसे जाने वाले। आप जिसको चेक दोगे उसके लिए बेरर चेक कैश रहेगा, बट जो चेक इश्यू करता है उसके लिए वो चेक बैंक से ही पेमेंट होता है, इसलिए हमेशा बैंक कॉलम रहता है। इश्यू करते टाइम चेक, कोई भी चेक हो, बैंक कॉलम ही रहेगा। सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई हैव टू कवर टुडे। ठीक है, मैंने जानबूझ के 2-3 एग्जांपल्स ले लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स लिए जो कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आप लोगों को। और यहाँ पे हमारा कैश बुक खत्म हो गया, अब हमारा खाली बाकी है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक वोंट टेक मोर देन 2 लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू मी, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स। ठीक है, सो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आज एक्चुअली बहुत लेट हुआ बिकॉज मैंने 12th का भी आज लेक्चर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉर्निंग में अगर पॉसिबल होता है तो आई विल बी टेकिंग 1 आवर इन द मॉर्निंग। आफ्टरनून का मेरा जो मैंने बोल के रखा है आपका कुछ तो मैंने बोल के रखा है शायद से 4:45 टू 5:45। देखते हैं हम कैसे होता है। कोई लोगों का कॉलेज होता है ना, जिनका कॉलेज दोपहर में नहीं है, अगर जिन दिन पे नहीं है तो आप मुझे बोल के रखो, तो अकॉर्डिंगली मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बिकॉज कोई लोगों के 8-9 बजे कॉलेज स्टार्ट होता है, कोई लोगों का ऑलमोस्ट 4:30 बजे तक कॉलेज चलता है, तो उस बीच में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, या तो उसके पहले या तो उसके बाद में। ठीक है, जैसे भी होगा आई विल बी टेकिंग लेक्चर्स। ठीक है, सो कीप लुकिंग द ग्रुप, व्हाट्सएप पे देखते चलो। एटलीस्ट DMCC स्टार्टिंग ऑफलाइन फ्रॉम 1st Feb। इफ यू आर गोना कम, अगर आउटसाइड के बच्चे आने वाले पुणे में, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन गोइंग ऑफलाइन इवन इन क्लास। अगर आप आने वाले हो तो हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप लोग डिसाइड करो और मुझे बोल दो। मैं